स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो कल हम लोगों ने देखा कि जो हमारा पर्यावरण चैप्टर है, किस तरह से जो भूमंडल होता है, जलमंडल होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर कल हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो अंदर से कैसी दिखती है, सबसे इम्पोर्टेंट। और जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे जब स्टार्टिंग होती है तो वो यही से होती है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, कैसी दिखती है, उसके अंदर क्या है। तो ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपके मन में लगातार आते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सेकेंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है वो अंदर से कैसी दिखती है, ठीक है ना, कैसी दिखती है। पृथ्वी के अंदर चलेंगे हम लोग, ठीक है, अंदर नहीं जाएंगे, अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना। तो पूरी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, अंदर रहते हैं या नहीं रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और पृथ्वी कैसा बिहेव करती है, मौसम कैसे आते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग रिसेंट कुछ वीडियोस में देखेंगे। पर आज हम लोग मुख्य तौर पर समझेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी होती है, कैसी दिखती है, क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जो हमारी पृथ्वी है ये गतिशील है, ठीक है ना, गतिशील है हमारी पृथ्वी। मतलब लगातार क्या हो रही है, ये घूम रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, ये लगातार क्या कर रही है, घूम रही है। इसके अंदर एक बाहर नियंत्रण परिवर्तन होता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, ठीक है ना। तो कभी आपके मन में लगातार ये क्वेश्चंस आते होंगे, तो इन जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, ये भी आपके आज दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी होती है कि पृथ्वी थोड़ी सी चपटी होती है ना। तो ये एक प्याज की तरह होती है, आप लोगों ने प्याज देखा होगा। तो क्या होता है, प्याज की एक परत होती है ना। तो ये एक परत है, तो ये अगर आप लोग निकाल लेते हो, ठीक है ना, उसके अंदर एक परत होती है। तो बिल्कुल जो हमारी पृथ्वी है ये ऐसी ही परत से बनी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद एक ऊपर ही एक सकेंद्री परतों से बनी हुई है, जो कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से जो पृथ्वी है, अगर हम लोग उसको स्लाइस 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 काटते हैं तो अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती है, ये आप लोगों को दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो ये जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो परपटी होता है वो क्या होता है। तो हमने समझा कि जो पृथ्वी के सबसे ऊपर की सतह और सबसे पतली सतह जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि परपटी किससे कहते हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि जो हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है हम लोग उसको क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, 35 किलोमीटर। जो समुद्री सतह होती है उसमें केवल 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो समुंदर, ठीक है ना, सबसे ऊपरी ऊपरी परत है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर समुंदर होगा, कहीं पर समुंदर होगा, तो ये जो परत है ये इससे कितनी है, 5 किलोमीटर्स है। और इस 5 किलोमीटर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। परपटी समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है ना। महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी हुई है, ठीक है। किससे बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, ठीक है। जो खनिज है इससे ये बनी हुई है। मतलब ये जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये किससे बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है, जैसे खनिजों से बनी है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, Cl, ठीक है ना। Cl मतलब सी से क्या होता है आपका सिलिका और ए से आपका क्या होता है, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना कहा जाता है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको परपटी समझ गया। और आपको ये भी समझ गया कि जो परपटी होती है वो किन खनिजों से बनी होती है, वहाँ पर जो मटेरियल्स होता है कौन सा मटेरियल होता है। देखो एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। जब आप लोग बड़ी किताबें उठाओगे ना, आपका पहला चैप्टर होता है कि पृथ्वी क्या होती है। अब ये छोटे छोटे जो डाउट है, ये छोटे छोटे जो अगर आपके प्रश्न हैं ये वहाँ पर नहीं आते, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो 50% पढ़ाई है वो यहाँ पर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और हमारा मुख्य कारण यही है कि आप लोगों को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाना,
ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि महासागर की परपटी मुख्य सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। अब सीमा मतलब क्या, SI से आपका सिलिका और MA से मैग्नीशियम कहा जाता है, जो कि हम लोग 2.2 में देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस इमेज को अच्छे तरीके से देखें तो देखो आप लोग को यहाँ पे पूरी जितनी भी है कि जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये जो महाद्वीप पे परपटी है वो यहाँ से रहती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो डिस्टेंस है ये हम लोगों ने देखा कि ये कितना होता है, 35 किलोमीटर का होता है। ठीक है, उसके बाद ये महाद्वीप है। ठीक है, आपको ये समझ गया। अब ये महासागर है, ठीक है ना। तो महासागर से जो परपटी है इसका डिस्टेंस क्या होता है, ये हमने देखा कि ये 5 किलोमीटर्स का होता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। ठीक है ना, मतलब ये जो परपटी है, ठीक है, ये जो परपटी है उसके ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया आज कि ये पृथ्वी है। अगर हम लोग इसको प्याज की तरह काटते हैं तो सबसे ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या है, मेंटल है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो सेकंड परत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक है ना, जो 2900 किलोमीटर, याद रखना है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मतलब आप लोगों को समझना है कि ये जो मेंटल है ना बेटा, इसकी जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर है। अब आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग जिस ग्रह, जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं वो कितनी विशाल है। 2900 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो कि अगर आप लोग नागपुर से निकलते हो, ठीक है, अगर आप लोग नागपुर से निकलते हो तो मुंबई मतलब लगभग 1000 किलोमीटर, और उससे आप लोगों को वापस भी आना है, मतलब उसके आगे और 900 किलोमीटर, कितना ज़्यादा है जो मेंटल का डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, इसके सबसे आंतरिक परत को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। मतलब ये जो है इसकी आंतरिक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड मेंटल। ठीक है, ये क्रोड मेंटल सीमा है। इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को समझती है कि परपटी क्या होती है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि मेंटल क्या होता है, अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आती है तो हम लोग आगे चलते हैं एक फैक्ट के साथ। फैक्ट क्या है कि आपको पता है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। मतलब सबसे गहरी जो खान है वो कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में स्थित है। इसकी जो किलोमीटर है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है, तेल की खोज में इंजीनियर ने लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुकी है। मतलब तेल की खोज के लिए जो इंजीनियर्स है उन्होंने क्या किए है, ये 4 किलोमीटर तक क्या है, सबसे गहरी खान है। ठीक है, तो और 2 किलोमीटर तक डिस्टेंस का जो इंजीनियर्स है उन लोगों ने खोद दिए है। क्यों खोदे हैं, तेल की खोज में खोदे हैं। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। ठीक है ना, जो पृथ्वी है आप लोगों की, ये पृथ्वी है, अब इसका ये केंद्र है, यहाँ तक पहुँचने की जो आपकी लिमिट है ये बिल्कुल असंभव, इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं पहुँच सकते। ठीक है ना, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर, मतलब आपको नागपुर से मुंबई 6 बार अगर आप लोग जाते हो, उतना अगर आप लोग खोदोगे तब आप इस सतह के सेंटर में पहुंच पाओगे। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है, खोदने आपको नहीं जाना है। ठीक है ना, खोदने की सोचना भी नहीं है और नहीं खोद पाएंगे अपन लोग। तो इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ गई कि मेंटल क्या होता है, परपट्टी क्या होती है, और हमने देखा कि हम लोगों को सेंटर तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर डिस्टेंस को खोदना पड़ेगा। इम्पॉसिबल, 1 किलोमीटर हम लोग चल नहीं पाते और हमको 6000 किलोमीटर खोदना है। दिस इज़ इम्पॉसिबल थिंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। समझ में आ गई चीज़ें। यह मुख्य निकल लोहे से बनी है तथा इसके नीफे, ठीक है, मतलब नी मतलब निकल तथा एफी मतलब फेरस। ठीक है, निकल फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। इसका जो तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। सोच सकते हो आप लोग कि टोटल जो है आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। अब आप लोग सोचो कि कितना बड़ा विशाल हमारी जो पृथ्वी है, और 84% मेंटल है। समझ सकते हो, जो हमने मेंटल देखा परपटी के बाद वो कितना है, 84% है। उसके बाद 15% हिस्सा क्रोड है। उसके बाद का जो हिस्सा है वो कितना है, 15% है। मतलब हम समझ सकते हैं कि जो मेंटल है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर।
समझ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, शैल एवं खनिज। ठीक है, तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार से शैली से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। शेल मतलब आप बहुत ही आसान चीज़ है, एक और बार समझेंगे। हमको चीज़ों को समझने के लिए, बड़ी चीज़ों को समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को समझना होता है, वही चीज़ों को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शेलों से बनी हुई है। शेल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्याज होती है तो हम उसको स्लाइस स्लाइस काटते हैं तो इसकी जो शेल निकल रही है, तो वही बता रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कई शेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को, मतलब जो खनिज पदार्थों से बने हैं, इस पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मतलब ये जो आप लोगों की शेल है ना, ये विभिन्न खनिजों से की भी हो सकती है और ये जो विभिन्न रंग की भी हो सकती है, कलर भी इसका अलग हो सकता है। जैसे कि हमने पिछले इमेज में देखा कि देखो ये का कलर अलग है, हो सकता है कि यहाँ पर और बहुत सारे जो डिफरेंट कलर्स है वो अवेलेबल हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है, तो ये आपको समझना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेल्स। ठीक है ना, कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है आप लोगों का, ये है आग्नेय। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, जिसको हम लोग इग्नियस भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको ये इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह हिंदी आप समझ रहे हो, इट्स ओके, हिंदी मीडियम के लिए देख रहे हो, पर आपको इंग्लिश भी उसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसका सेल अवसादी। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज आग्नेय, जिसको हम एग्नियस बोलते हैं। उसके बाद अवसादी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री। और उसके बाद थर्ड नंबर का जो है आप लोगों का, वो क्या है, कायांतरित। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफोरिक शेल कहते हैं। उसके बाद द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। जो मैग्मा होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, मतलब जो मैग्मा होता है वो जब ठंडा होता है तो क्या हो जाता है, वो ठोस, एकदम ठोस पदार्थ बन जाता है। अब मैग्मा क्या होता है ये भी समझेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को धीरे धीरे समझते हुए चलना है। ठीक है, आग्नेय शेल कहते हैं इसे प्राथमिकता शेल, मतलब प्राइमरी शेल भी कहते हैं। आग्नेय शेल के 2 प्रकार होते हैं, इसको आप लोग को समझना है। फर्स्ट है अंध्रभेदी शेल और दूसरा है ब्रह्मभेदी शेल। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, अंध्र मतलब इंटरनली और ब्रह्मभेदी मतलब एक्सटर्नली शेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकले हुए लावा की कल्पना कर सकते हो। वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है। अब आपको समझ में आया कि जो लावा है वही क्या है, आपका मैग्मा है। सब चीज़ों को समझेंगे हम लोग, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। अब आप लोग को पता है कि जो पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत हाई, मैंने आपको बताया। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, यहाँ से मैग्मा निकलता है जो कि पृथ्वी की सतह पर आता है, और ये जब ठंडा हो जाता है तो ये बहुत ठोस बन जाता है। ठीक है ना, उसके बाद प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने शेल को बृहदी आग्नेय शेल कहते हैं। इसी संरचना बहुत महीने दानों वाली होती है, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। ठीक है, दक्कन पठार बेसाल्ट शेलों से ही बना है। जो दक्कन का हमारा पठार है वो समझो आप लोग, बहुत समय पहले क्या हुआ होगा कि मैग्मा निकला होगा, और मैग्मा से क्या हुआ होगा, ऊपरी सरहद में एक बेसाल्ट की शैलें बन गई होंगी। तो जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट की शैलों से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपटरी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से कुछ मैग्मा या ज्वालामुखी निकल रही है, तो वो पूरा कंप्लीट सतह तक नहीं आता है और बीच में क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद इस प्रकार बने ठोस शेलों को हम लोग क्या कहते हैं, अंध्रभेदीय आग्नेय शेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दोनों रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। जो ग्रेनाइट मिलता है हम लोगों को, वो यही जो प्रोसेस होती है, इन्हीं प्रोसेस से हमको क्या मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लई मसालों तथा उदाहरण के चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। अब अगर आप लोगों ने ग्रेनाइट का पत्थर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप लोगों को चूना देखे हो क्या आप लोगों ने, चूने के जो पत्थर होते हैं, जब आप लोग चूने को अभी तो जो चूना है वो पिसा हुआ मिलता है, लेकिन चूने के पत्थर भी होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। सेल लुढ़क कर और चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छठे कणों को हम लोग क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो जब आप लोग को जो शेल है, जो हमने अभी शेल समझा, तो ये शेल लुढ़क कर या टकरा कर जब छोटी छोटी टुकड़ों में बढ़ जाती है, ठीक है ना, शेल परतें बन जाती है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हम उसको क्या कहते हैं,
अवसादी सेल कहते हैं। ये आप लोगों को याद में रखना है। उसके बाद इन शैलों में पौधा, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को भी कई शैलों पर रहते हैं। ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। मतलब ये जो शैल होती है ना, अवसादी सेल हो या कोई भी शैल हो, इसके ऊपर जो बहुत सारे प्राणी नहीं बोलेंगे हम इनको जीवाणु, मतलब जो बहुत सारे जो छोटे छोटे होते हैं, ये मौजूद होते हैं। उसके बाद आग्नेय अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कार्यांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि हम लोग 2.3 में अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह की जो अवसादी शैल है, ये इस तरह से जो परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। एवं चिकनी मट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर से परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को कुछ याद रखना है, जो जीवाश्म होते हैं, ये शैलों की परतों पर दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषणों को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उन लोग को ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। अब जो इग्नियस है, ये लैटिन शब्द इग्निस, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है, आग, मतलब अग्नि। और जो सेंटीमेंट्री है, लैटिन शब्द सेंटीमेंटम से आया हुआ है, ठीक है ना। उसका जो वर्ड है, इसका मतलब है स्थिर रहना, ठीक है। उसके बाद हम मेटाफोरिक है, ग्रीक शब्द है मोटाफोरस, जिसका अर्थ क्या होता है, रूप से परिवर्तन। तो ये सब छोटे छोटे जो वर्ड्स आप लोगों को याद में रखना है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे जो शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क एवं घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो शैल है, उन्हीं का उपयोग करते हैं हम लोग, और ये जो हमारी जितनी भी ज़रूरतों की चीज़ें होती है, उसको हम लोग बनाते हैं। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हो, जैसे कि आप लोगों ने पिट्टू खेला होगा ना, उन पत्थरों को भी हम लोग शैल कह सकते हैं। चिबड्डी या स्पूट, किट 5 पत्थर, आप लोगों ने जो गेम, छोटे छोटे जो गेम है आप लोगों ने खेले होंगे, यही जो पत्थर है, उन सब पत्थरों से आप लोग खेलते हो। अब अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि यानी पूछकर इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि जो आप लोग पत्थरों से खेलते हो, ये कौन से पत्थर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो लाल किला है हमारा, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और जो हमारा ताजमहल है, ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। तो ये इन्हीं जो शैल है, इन्हीं की ये उत्पत्ति है, और इन सब चीज़ों से ये चीज़ें बनी हैं। और इन पत्थरों का ही उपयोग करके बहुत समय पहले क्या हुआ है, इन सब जो इमारतें हैं, स्मारक है, इनको बनाया गया है। अब हम लोग इस इमेज के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी अभी, अवसादी शैल हो, अवसाद हो, आग्नेय शैल हो, काले दंते शैल है, ये जितनी भी चीज़ें हमने समझे हैं, इसको भी हम लोग डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे। तो जो आपके मन में डाउट है, वो और भी तरह से, बहुत सारे तरह से क्लियर होंगे। आपको जाने आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्री तरह से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। और यह आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल जो होती है, उसका निर्माण करता है। ताप एवं दाब के कारण यह आग्नेय अवसादी शैल काल्य तरंत शैल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कलंदी पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मैग्मा से किस तरह से आग्नेय शैल बनता है, और आग्नेय शैल परिवर्तित होकर अवसाद बनता है। और फिर हो सकता है कि जो अवसाद है, तलछट है हमारी, इससे अवसादी शैल बने, और हो सकता है कि जो अवसादी शैल है उससे भी तलछट बने, मतलब उससे भी अवसाद बने, ठीक है। फिर ये जो अवसादी शैल होती है, इससे कार्यरत शैल बनता है, और फिर इससे ही मैग्मा बनता है। ये जो इमेज है आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनिक आदि। तो आप लोग को पता है कि जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का उपयोग करके हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम हो गया, आदि हो गया। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर या इन सब चीज़ों से ही जो पदार्थ है वो बनते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा है, कुछ आप लोगों को एक्टिविटीज़ है ये कर लेना है। तो एक और बार जस्ट रिवीजन लेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले परपटी समझा कि जो सबसे ऊपरी पता होती है, सबसे पतली जो पता होती है, हम लोग उसको परपटी कहते हैं। उसके नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। मेंटल का जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो असावधि है, ठीक है ना, अवसादी शैल है, ये सेल किस प्रकार के होते हैं। हमने 3 प्रकार की शैल को पढ़ा, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और
कार्य परित शेल, इन सब सेलों को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मैग्मा से शेल बनता है, अवसाद बनता है, और कभी कभी चट्टानों से उलट पलट के क्या होती है, अवसादी शेल भी अवसाद बनती है और तलछट भी अवसादी बनती है। तो ये सब प्रोसेस को हमने देखा कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। ऑल भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इस वीडियोज़ में इतना ही। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।